अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और मैथमेटिक्स का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। डियर स्टूडेंट्स, आगे ये जो हमारा करंट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर इदारा इंशाल्लाह कोशिश करेगा कि आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है फैसिलिटेट करे। तो उस फैसिलिटेशन के अंदर आपको जो मैथमेटिक्स है ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर वो मैंने टीच करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इंशाअल्लाह मैं चैप्टर 2 का आगाज़ करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चैप्टर 2 का आगाज़ क्यों हो रहा है और चैप्टर 2 किस लिए शुरू किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि समर कैंप की क्लासेस बच्चों चल रही हैं और समर कैंप की कुछ क्लासेस तो हमारी अर्ली बन चुकी थी और कुछ क्लासेस जो हैं वो ज़रा लेट स्टार्ट हुई। तो उसमें हुआ ये कि कुछ टीचर्स जो थे वो कहीं पर अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं पर अभी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, किसी क्लास में एक्सरसाइज 1.2 चल रही है और बल्कि एक आध क्लास तो मेरे बच्चों ऐसी भी है कि जहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इस वक्त शुरू हुई है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस लेक्चर में या इससे आगे ऑनवर्ड जो भी ऑनलाइन लेक्चर आ रहे हैं, इन ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आपको चैप्टर 2 जो है वो मुकम्मल करवाया जाए। ये चैप्टर 2 जिस हद तक हो सकता है उस हद तक करवा दिया जाए। उसमें बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि एक तो इन लेक्चर्स को आपने रेगुलरली प्ले करना है। अपनी सिटी कॉलेज की जो ऐप है उस ऐप के थ्रू जाकर आपने इन लेक्चर्स को रेगुलरली प्ले करना है। दूसरी बात इसमें आपने ये करनी है डियर स्टूडेंट्स कि मेरा ये लेक्चर है ये आपने पूरा एक ही नशिस्त के अंदर नहीं देखना। इसको करना ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का आपने पढ़ के उसके बाद आपने वीडियो को पॉज कर लेना है। पहले अपने उस लेक्चर को जो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ होगा उसको आप लोगों ने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यानी खुद से रीड आउट कर लेना है, लेक्चर नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो भी करवाया जा रहा होगा उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने वीडियो प्ले करनी है, फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन समझना है। अगला क्वेश्चन ख़त्म होने पर फिर वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आपने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद फिर उसको नोट करना है। नोट करने के बाद फिर वीडियो आपने प्ले करनी है। तो इस तरह से करते हुए बच्चों आप लोगों ने अपने इस लेक्चर को मुकम्मल करना है। आप लोगों ने हरगिज़ ये काम नहीं करना कि पूरा लेक्चर एक ही नशिस्त में एक दफ़ा देख लें। जो भी 20 मिनट का या 25 मिनट का लेक्चर एक दफ़ा आप देखने के बाद जब आप वीडियो को ऑफ़ करेंगे तो आपको पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरीके से मैंने तरतीब बताई है उसी तरतीब को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा था कि चूँकि हमारे कुछ टीचर्स कहीं पे कुछ कहीं पे फिर रहे हैं तो इसलिए चैप्टर 2 का मैंने आगाज़ किया है ताकि वो जो आपके जो क्लास के रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर उन्होंने शुरू किया हुआ है, जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उसको वही कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करवाने लगा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत आसान है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस 6 से आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू हो जाता है। आपके 6th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल था सेट्स, वो आपने पढ़ा। 7th क्लास में सेट्स पढ़े, 8th में सेट्स पढ़े, 9th में सेट्स पढ़े। तो इस तरह से सेट्स जो हैं वो आपकी हर क्लास के अंदर पहला चैप्टर रहा। लेकिन यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सेट्स को दूसरे चैप्टर की जगह पे ले जाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 2 का मैंने पेज स्कैन किया हुआ है। इस पेज की मैंने पिक बनाकर लगाई हुई है ताकि मैं बुक के मुताबिक आपको डील करूँ कि बुक के अंदर आप देखें कि कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर का जो नाम है वो लिखा हुआ है सेट्स ऑफ फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर 2 के अंदर। पहला टॉपिक है जी हमारे पास सेट। इसमें ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 तक सेट चलेगा। उसके बाद 2.3 से ऑनवर्ड आगे जो है 2.4 और 2.5 में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.5 के अंदर आपके पास लॉजिक चलेगी। फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये बच्चों आपके पास 2.6 में लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो ग्रुप्स वाला टाइटल है, ये ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास 2.7 और 2.8 में बच्चों डिस्कस होंगे। तो इस बात को आप लोगों ने ज़रा जहन में रखना है। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 के जो है वो आपके डिवीज़न है, यानी चैप्टर 2 के 3 हिस्से हैं। ये हमारे पास 2.1 से 2.3, 2.4 से 2.5 और 2.6 से
और फिर 2.7 से 2.8। तो ये 4 पोर्शन हमारे पास बनते हैं। तो इंशाल्लाह ये चारों पोर्शन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ईजी हैं, इनमें कोई बात जो है वो डियर स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बस इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये होता है कि सेट के अंदर हमें, अगर हम सेट की बात करते हैं तो सेट हमें इनकी डेफिनेशंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डेफिनेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि सेट होते क्या हैं, हम करते किस तरह से हैं। ये मैंने बुक का पेज इसलिए सेलेक्ट किया हुआ ताकि मैं इसके मुताबिक जब आपको रीड आउट करवाऊँ तो आपको बात समझ में आए। तो जिन दोस्तों के पास इस वक्त बुक मौजूद है, वेरी गुड, वो बुक खोल के बैठे हुए हैं, उनके लिए तो शाबाश है। जिनके पास बुक नहीं है, शाबाश उनके लिए भी है, लेकिन उनको ज़रा शाबाश दूसरी तरह से है कि शाबाश बुक नहीं ना खोल के बैठे। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह की शाबाश है। तो आप लोगों ने करना क्या है, फटाफट पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बुक को जो है वो ओपन कर लीजिए, अपनी बुक का पहला पेज खोल लीजिए। थोड़ा सा आपके पास भी बुक अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको बात समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के हवाले से क्या है, देखें सेट्स के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, वी आर फैमिलियर विद नोशन ऑफ, देखें वी आर फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब है कि हमें मालूम है या हम इस बात से आगाही रखते हैं, द नोशन ऑफ अ सेट, सेट की जो नोटेशन है, सेट को जाहिर करने का जो तरीका है वो हमें मालूम है, उससे हम पहले से वाकिफ़ हैं। ऑफ अ सेट सिंस द वर्ड इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच, तो रोज़मर्रा की जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेट। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे उसने लिखा जी फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे। अब देखिए ये कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है, दिस इज़ वाटर सेट। होता है ना वाटर सेट घरों के अंदर, मतलब 6 गिलास होते हैं, एक जग होता है, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, वाटर सेट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टी सेट होता है, वो 6 कप्स होती हैं, एक मतलब वो कैटल होती है जिसके अंदर दूध होता है, ये चाय होती है, एक केटल के अंदर चीनी होती है। तो इस तरह से मिला कर कोई 7-8 पीस बनते हैं। तो उन पीसेस को जब हम एक डिश के अंदर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, सेट बन जाता है। इसी तरीके से सोफ़ा सेट भी होता है हमारे पास, मतलब एक बड़ा सोफ़ा होता है जिस पर 3 लोग बैठते हैं, फिर एक और सिंगल सोफ़ा होता है, फिर दूसरा सिंगल होता है, फिर दरमियान में एक टेबल होती है। तो सारे को क्या कहते हैं, सोफ़ा सेट कहते हैं। तो इसका मतलब है सेट का जो लफ्ज़ है ये हम सब लोगों को पता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको भी, जिनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी उनको भी पता होता है कि सेट क्या चीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसी बात को लिखता है कि इट इज़ अ वंडर दैट मैथमेटिशियंस हैव डेवलप्ड दिस ऑर्डिनरी वर्ड इनटू अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस आसान, मतलब सिंपल सी यूज़ होने वाली जो चीज़ है, आम सी जो चीज़ है, ऑर्डिनरी वर्ड, इस आम से लफ्ज़ को जो इस्तेमाल होने वाला है इसको सेट के अंदर शामिल कर लिया, मैथमेटिक्स के अंदर शामिल कर लिया। एज मच एज इट हैज़ बिकम अ लैंग्वेज, और इतना शामिल किया कि ये मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज बन गई, विच इज़ एम्प्लॉयड इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी मॉडर्न मैथमेटिक्स की बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, उनके अंदर बच्चों ये इस्तेमाल होने लगी। अब यहाँ से आगे दूसरा जो पैराग्राफ है बच्चों उसको देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए दूसरे पैराग्राफ में बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है, जी बच्चों दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पर्पस के लिए अ सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड। बच्चों ये जो बात आ रही है ना, अब इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। अ सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए, अब सेट होता क्या है, सेट के लिए लैंग्वेज क्या है, सेट की बात क्या है। तो बच्चों यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है। अगर आपसे कुछ पूछे कि मतलब डिफाइन सेट, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी अ वेल डिफाइंड, आ से शुरू करना है, अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called a set. Collection of well-defined distinct objects is called a set. अच्छा बच्चों अब यहाँ पर ये 2-3 लफ्ज़ हैं जिनको हमें गौर से सुनना है। पहला वर्ड हमारे पास है जी बच्चों वेल डिफाइंड, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हमारे पास डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कलेक्शन का मतलब तो खैर आप लोगों को बच्चों मालूम है कि इसका मतलब मजमुआ है,
मतलब मजमुआ इकट्ठा कर देना, उनको एक जगह यकजा कर देना। तो यहाँ पर लिखता है सबसे पहले वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर दूसरी कोई राय कायम ना की जा सके, उनको हम नाम देते हैं बच्चों वेल डिफाइंड का। मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली के अंदर आप एक वाहिद मेंबर हैं और आपको जो भी कोई देखेगा कहेगा आपके अब्बू का नाम लेकर ये फ़लाँ का बेटा है, तो इसका मतलब है कि जितने लोग आपको जानते होंगे वो सब यही कहेंगे कि ये फ़लाँ बंदे का बेटा है, ये फ़लाँ बंदे की बेटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो होना, किसी का बेटा या बेटी होना, ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है। इसमें किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है कि जो आपके वालिद साहब हैं उनके लिए उनके नाम से आपको आपका बेटा या बेटी कहा जा रहा है, तो ये वेल डिफाइंड है। आपके रिलेटिव्स में जो भी आपको देखेगा इसी बात से पुकारेगा, इसमें कोई दूसरा नाम नहीं लेगा, कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज़ करेगा। तो बच्चों इसे कहते हैं वेल डिफाइंड, जिसमें मज़ीद कोई अगली बात ना की जा सके, जिसमें कोई राय ना कायम की जा सके। मिसाल के तौर पर इसको मैं कभी कभी इस तरह से भी एक्सप्लेन कर लेता होता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर आपके टीचर्स कहते हैं कि अच्छे बच्चों का सेट। तो बच्चों क्लास के अंदर सिर्फ टीचर ने जो बात की है वो बात की है कि अच्छे बच्चों का सेट। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अच्छे बच्चे किस लिहाज से टीचर ने कहा? टीचर ने क्या जो बच्चे ओबीडियंट हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अच्छा बच्चा कहा, या टीचर ने उन बच्चों को अच्छा बच्चा कहा जो क्लास में रेगुलर आते हैं, या उन बच्चों को टीचर ने अच्छा बच्चा कहा कि जो क्लास पढ़ाई में अव्वल आते हैं? तो या उन बच्चों को अच्छा बच्चा कहा जो बाकी तमाम अपने क्लास फेलोज़ का ख्याल रखते हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम का, उनकी चीज़ों का, उनका प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, तो उनको अच्छा बच्चा कहा? किस सेंस में क्लास के अच्छे बच्चों का सेट बनाना है? तो चूँकि सेंस क्लियर नहीं है, इसलिए ये अच्छे बच्चों का सेट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरीके से कलेक्शन, गुड बुक्स की जो कलेक्शन है, अच्छी किताबों की कलेक्शन, अब अच्छी किताबें किस सेंस में, वो सेंस चूँकि क्लियर नहीं की जा रही। अब किसी की नज़र में अच्छी किताबें जो होती हैं वो इस्लामियात की होती हैं, किसी की नज़र में अच्छी किताबें जो हैं वो सब फिज़िक्स की होती हैं, किसी की नज़र में अच्छी किताबें जो हैं वो मैथमेटिक्स की होती हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास बच्चों चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं। वेल डिफाइंड वो होता है जिस पर कोई अगली राय जो है वो कायम ना हो सके, दैट इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों मुख्तलिफ, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर दो बातों के अंदर उनकी खूबी होती है, एक तो वो वेल डिफाइंड होते हैं, दूसरा वो मुख्तलिफ होते हैं। जी बच्चों बात क्लियर हो गई कि एक तो वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, दूसरा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने मेंशन भी किया हुआ इस बात को, पूरी बात को, कि बाय वेल डिफाइंड कलेक्शन इज मीन्ड अ कलेक्शन विच इज सच दैट गिवन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसको आप कह सकें कि वो सेट का हिस्सा बनेगा या सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, यानी ये ऐसी कलेक्शन या वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम कह सकें कि ये एलिमेंट सेट का हिस्सा होगा या नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा कि जिनके ऊपर दूसरी राय कायम ना की जा सके। आपको अगर कोई देखेगा तो आपको कहेगा कि ये फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ की बेटी है, तो इसका मतलब है ये बात वेल डिफाइंड हो गई। तो इसका मतलब है आपकी फैमिली के अंदर आपको बिलोंग करवाया जा सकता है। तो इस तरह से we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. By distinct object we means, यानी जो distinct object होती है उससे हमारा मतलब क्या होता है, उससे बच्चों हमारा मतलब होता है no two of which are identical or same, यानी कोई भी दो एलिमेंट आइडेंटिकल या सेम नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास लिखता है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखे जा रहे होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है बच्चों, मेंबर्स का या एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वो लिखता है जी कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सी एंड अप टू सो ऑन एक्स वाई जेड एटसेट्रा आर गिवन आर जनरली यूज द नेम ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के जो नाम होते हैं वो अमूमन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ, बल्कि अमूमन क्या खसूसन भी अमूमन भी दोनों लिहाज से सेट के जो नाम होते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ ही जाहिर होते हैं। एंड द स्मॉल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड एटसेट्रा आर यूज्ड एज मेंबर ऑफ सेट्स, यानी जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ये सेट्स के मेंबर्स के तौर पर क्या होते हैं बच्चों, इस्तेमाल होते हैं।
तो अब आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से, और सेट इटसेल्फ पूरी जो कलेक्शन होती है वो किससे ज़ाहिर होती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से ज़ाहिर होती है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के बच्चों हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अब उन 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों को हम देखते हैं जी, पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो 3 मुख्तलिफ़ तरीके क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको। जी बच्चों, अब यहाँ पे लिखता है देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग अ सेट। पहला जो तरीका है बच्चों हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव कहाँ से निकला है बच्चों, ये वर्ड निकला है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या होती है, आप किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई डिस्क्रिप्शन दे दें, कोई बयान दे दें, इन वर्ड्स आप किसी चीज़ को जाहिर कर दें, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जब आप किसी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो इसका मतलब है अब आपके जहन में बात क्लियर हो गई कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और आपके पास उनमें से 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बच्चों याद रखनी है ये बात। और उसमें 5 जो हैं वो वॉवल्स होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि वॉवल अल्फ़ाबेट्स का सेट, तो वॉवल अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। तो इनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ वॉवल्स कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी द टेबुलर मेथड। बच्चों टेबुलर मेथड क्या होता है, अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग। जब आप किसी सेट को बयान करते हैं एक लिस्ट की सूरत में, आप एक लिस्ट बना लेते हैं, एक फहरिस्त बना लेते हैं, इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स को आप ब्रैकेट्स के अंदर जाहिर कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ सेट मैंशनड अबव, जो सेट ऊपर मेंशन किया गया यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसको अगर हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, देन वी मे राइट A इज़ इक्वल टू AEIOU, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों क्या कर लेंगे, इनक्लोज कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं, AEIO और U। तो आपको पता है वेल डिफाइंड क्यों है, वो वेल डिफाइंड इसलिए कि आप अगर U को देखें तो U को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये वॉवल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया ना। इसी तरीके से कोई भी शख्स ए पढ़ेगा तो ए को क्या लिखे कहेगा कि ये ए जो है ये वॉवल अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब है वेल डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से तमाम जो इसमें लिखे हुए एलिमेंट्स AEIOU ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, वेल डिफाइंड हो गए। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी देखिए एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आया, हर एलिमेंट 1 दफ़ा आया हुआ है, तो इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको हम कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चों बात क्लियर हो गई होगी आपको। जो मैंने डेफिनेशन के अंदर बोला था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, तो मैं वेल डिफाइंड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे फिर दोबारा से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे फिर मैं बताता चलूँ कि इसको जाहिर मैंने किससे किया है, कैपिटल ए से, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल ए जो है उससे सेट के नाम को जाहिर किया जाता है। ये सेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से जाहिर किया जाता है, और स्मॉल ABCD जो होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, वो सेट के एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक तीसरा तरीका है, वो तरीका है जी हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। बच्चों सेट बिल्डर मेथड जो होता है बड़ा ऑथेंटिक मेथड होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है। इस मेथड में होता क्या है एक्चुअली, इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट। ये बच्चों जो मेथड है ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है और यूज़फुल, बड़ा मुफीद हो जाता है। टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन, इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग अ सेट, यानी सेट को जाहिर करने के लिए कभी कभी यही तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके अलावा हम और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यही तरीका क्यों इस्तेमाल होता है, हम इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों कहते हैं कि दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल, यानी ये किस तरह से होता है, सिंबल्स इस्तेमाल करके होता है और लेटर्स इस्तेमाल करके होता है। फॉर आर
एन आर्बिट्रारी मेंबर ऑफ द सेट, यानी यहाँ पे ये इसके अंदर लेटर्स जाहिर होंगे, सिंबल्स जाहिर होंगे या आर्बिट्रारी मेंबर्स जाहिर होंगे सेट के, एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन, और इसके अंदर वो प्रॉपर्टी लिखी जाएगी जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को बनाने में जाहिर करती होगी, सेट के तमाम एलिमेंट्स को जाहिर करती होगी। दस द अबव सेट मे बी रिटन एज, तो ये जो हमारे पास ये जो वॉवल्स का सेट लिखा हुआ है, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बच्चों ए इज इक्वल टू, जी बच्चों ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहाँ पे एक्स जो है ये आर्बिट्रारी मेंबर हो गया बच्चों, ये आर्बिट्रारी मेंबर का मतलब होता है तब्दील होने वाला, ये एक्स क्या हो गया, आर्बिट्रारी नंबर हो गया। अब एक्स सच दैट, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये बच्चों क्या हो गया, सिंबल, क्योंकि हमने कहा था ना कि यूजिंग सिंबल और लेटर्स, हमने सिंबल भी यूज़ कर लिया, लेटर एक्स भी यूज़ कर लिया, जो आर्बिट्रारी मेंबर को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। ऑफ द सेट एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, और ऐसी प्रॉपर्टी हमने साथ डिफाइन करनी है जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है, सेट के तमाम एलिमेंट्स को जाहिर करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मेंशन करने लगा हूँ, सम टाइम तो बच्चों प्रॉपर्टी जो मैथमेटिकली जाहिर हो जाती है, सम टाइम हमें इन वर्ड्स प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, तो मैं इन वर्ड्स यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखने लगा हूँ कि एक्स इज़ आ वॉवल अल्फाबेट्स, जी बच्चों। अब यहां पर देखो आप लोगों के सामने जी ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेट के तमाम एलिमेंट को जाहिर करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए कब मुफीद होती है, जब हम ऐसे सेट्स को डिफ़ाइन करते हैं जो टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब सेट ऑफ रैशनल नंबर या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है या टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर को जाहिर करते हैं क्यू के साथ, और ये क्यू क्या होता है, सच दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू P बाय Q, यानी यहाँ पे Q हमारे पास एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है इस तरीके से कि X उसका एलिमेंट है और X की शक्ल जो है वो बराबर है P बाय Q के, और यहाँ पर हम साथ मेंशन करते हैं कि P Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को जाहिर करने के लिए यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं सेट को जाहिर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये पॉइंट जहन में रखना है कि सेट को जाहिर करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं जी, 3 तरीके हैं जिनमें हम सेट को जाहिर करते हैं। कौन सा, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक टेबुलर मेथड है और एक हमारे पास सेट बिल्डर मेथड है। तो तीनों तरीके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह अगले पेज को हम डिस्कस करेंगे। इस पेज तक आप लोगों ने बच्चों इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है, इसको फॉलो अप कर लेना है। इसमें से कोई चीज़ जिस तरह से मैंने डिटेल के साथ एक एक वर्ड को समझाया है, आपने इसी तरह से एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। तो इंशाल्लाह जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको जो अगला पेज है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।